So now we are going to discuss Delhi Public Schools Periodic Test 2, and first of all we are discussing the objective paper. So here is the first question of the objective paper. Root 9 is dash number. अब root 9 is actually equal to what? 3. And 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1. And this is in the form P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. So it is a rational number. First option, correct option. Question number 2 is, if y raised to power 97 plus 97 is divided by y plus 1, then remainder is. So first of all here, let P of y is equal to y raised to power 97 plus 97. अब रिमाइंडर निकालना है इस केस में, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर will be equal to P of minus 1. So if I find out P of minus 1, I will get the remainder in this case, right? और P of minus 1 किसके बराबर होगा? Minus 1 raised to power 97 plus 97. Here this is minus 1 plus 97. तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 96. So remainder is 96. That is fourth option is the correct option. Third question. What are the factors of 1 plus 7x का whole square plus 49x square minus 1 is? Right? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? I can write this as 7x का whole square minus 1 का whole square. ठीक है? तो आपके पास इसको मैंने ऐसे लिख लिया प्लस, और यहाँ पर आप लिख सकते हो as it is 1 plus 7x का whole square. अब further अगेन इसको as it is लिख लेते हैं, और यहाँ पर आप लगा दो a square minus c square वाली आइडेंटिटी. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a plus b that is 7x plus 1 into a minus b that is 7x minus 1. राइट? अब फर्दर आप यहाँ से देख रहे हो कि आपके पास 7x plus 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से 1 plus 7x और यहाँ से 7x minus 1, और बीच में प्लस का साइन है, so this will be included, right? This cancels, तो आपके पास बचा 7x plus 1 into yes 14x, right? अब यहाँ पर देखो आपने इसको कैसे एक्सप्रेस कर दिया? As product of factors, and one of the factor पूछा हुआ है, so fourth option that is 14x is the correct option. Question number 4. The point whose coordinate is 8 and lies on y-axis is. आपको चूज करना है इन ऑप्शंस में से. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट 8 होना चाहिए पॉइंट का, मतलब y कोऑर्डिनेट 8 है. तो यहाँ अगर इन ऑप्शंस में देखें तो y कोऑर्डिनेट 8 सिर्फ इन दो ऑप्शंस में हमें नजर आ रहा है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस को आंसर हो ही नहीं सकते. इसके बियॉन्ड अगर हम आगे रीड करें तो द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो मींस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. एक्स कोऑर्डिनेट 0 इन दोनों में से कहां पर है? इसमें. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस की बात हुई है, and that gives you the x coordinate of the point. और यहाँ पर x coordinate of the point कितना है? -5 है. लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना आएगा? 5. तो आंसर तो 5 होगा. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. पर थोड़ा सा और बेटर वे से समझे तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाकर इस पॉइंट को प्लॉट भी कर दिया, राइट? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अब मुझे देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज दिस डिस्टेंस. तो अगर मैं इसको मेजर करूं अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैं देख रही हूँ कि ये कितना आएगा? 5 यूनिट. ऑल्दो इसको हमने मेजर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किया है, लेकिन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो 5 यूनिट्स ही है, राइट? So option 1
the correct option. Question number 6. The point whose x coordinate is -2 in the given figure is. तो आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं P, Q, R, S. अब जिस भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है वो आपका आंसर है. तो भाई जल्दी से कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. अब P पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें क्या हैं 1,4. ठीक है. Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या हैं 3,2. और अगर R के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या हैं -4, -2. और अगर S के कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या होंगे -2, -4. x कोऑर्डिनेट -2 किस केस में आया S के केस पे. तो करेक्ट ऑप्शन द 4th ऑप्शन दैट इज S. क्वेश्चन नंबर 7. इन विच क्वाड्रेंट these 2 points lie. तो क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है. अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे देखूं तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंटेन कर रहा ऑप्शन वो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. ये ऐसा ही पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. तो मतलब ये पॉइंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. राइट. अब क्योंकि दिस एंड दिस है तो डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड प्लेस पे ही आना चाहिए. तो देयरफॉर भाई ऑप्शन तो यही लग रहा है ना. लेकिन स्टिल थोड़ा और चेक कर लेते हैं. इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है. ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है तो थर्ड क्वाड्रेंट भी आपका आंसर नहीं हो सकता. फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. तो ये ऐसा ही पॉइंट है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. तो यस हमारा अंदाजा सही था. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड k if x equals to 0, y equals to 8 is a solution of this equation. अब अगर ये solution of this equation है मीन्स ये दोनों इसको satisfy करेंगे. राइट. तो 3 into 0 plus 6 into 8 equals to k. तो यहाँ से क्या आ गया k equals to 48 and so second option 48 correct option. 9th question. Two straight lines AB and CD intersect one another at point O. If angle AOC plus angle BOC या COB plus angle BOD is equal to 274 degree. तो आपको वैल्यू ऑफ एंगल AOD निकालना है. राइट. अब इन तीनों एंगल्स का सम 274 डिग्री है और कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री. तो AOD विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन तीनों का सम दैट इज 274 डिग्री. तो एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 274 डिग्री दैट इज 86 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 10. The angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ये तो theorem ही है. So which option? Third option. Question number 11. Question number 11 में एक right angle triangle की बात हो रही है. Right. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि one acute angle is half the other. तो अगर मैं एक एंगल को से x ले लूं तो दूसरा क्या है हाफ ऑफ दिस दैट इज x by 2. तो आपको इस केस में स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल निकालना है. तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो आपके पास क्या बनेगा x plus x by 2
plus 90 degree equals to 180 degree. So x plus x by 2 is equal to 90 degree. तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x by 2 equals to 90 degree and this implies x equals to 60 degree. और once x 60 degree के बराबर आ गया तो you are interested in the smallest angle. तो इस triangle में smallest angle कौन सा है? ये वाला x by 2 है, ये x है, ये 90 degree है और x कितना आया है 60 degree. So this is the smallest, right? और ये कितना आएगा 60 by 2, that is 30 degree. So third option, correct option. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में ट्राइंगल PQR की बात हो रही है जिसमें एंगल Q इज 90 डिग्री, राइट? और यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट साइड पूछी गई है. लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है? PR. सो करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 9 की बात हो रही है और मैंने आपके लिए यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 9 बनाई दिया है और हम देख रहे हैं दैट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? सो विच ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14. द लीनियर इक्वेशन दिस हैज. Now this is a linear equation in two variables. So how many solutions? That is third option. Infinitely many solutions. Question number 15. The area of an equilateral triangle having side length equal to this is. अब area of an equilateral triangle का फॉर्मूला हमें आता है, that is √3/4 side square. तो यहाँ पर side length पुट कर दो. √3/4 into √3/4 का स्क्वायर. So it turns out to be √3 का स्क्वायर means 3. तो ये ऊपर तो आ जाएगा 3√3 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 क्यूब, that is 64. तो आपके पास आंसर आ गया है 3√3/64 and units will be centimeter square. So third option, correct option. Question number 16. The figure obtained by plotting these points is a. तो ये देखने के लिए मैंने आपके लिए कार्टेशियन प्लेन पर ये चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं. तो हम देख रहे हैं we are getting what? A rectangle. That is second option, correct option. Question number 17. Any point on the line y equals to x is of the form. देखो जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है? a, a, राइट? फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. 18th क्वेश्चन. फैक्टराइज x² प्लस x माइनस 20. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे? इसको हम लिख देते हैं 5x माइनस 4x. आगे आ गया -20. अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x. अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -4. अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5. नाउ x प्लस 5 कॉमन, साथ में क्या आ गया? x माइनस 4. So here lies the answer to the question. Question number 19. If the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 7 units and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले ही कार्टेशियन प्लेन बनाकर तैयार कर लिया है. अब यहाँ पर एक पॉइंट P की बात हो रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x-axis is given to be 7 units in the question. और हमें क्या होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ लाई करेगा? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. तो यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन की, राइट? अब जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो हमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं.
इसका मतलब मुझे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से चलूं तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट तो मुझे नजर आ रहा है, कितना होगा 7, ठीक है, राइट। अब ये पॉइंट तो नीचे भी हो सकता था, क्योंकि अगर ये नीचे होता तब भी ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 7 यूनिट्स होना चाहिए, तो अगर पॉइंट यहाँ ले लूं तो अगेन मैं डिस्टेंस 7 यूनिट्स लेते हुए पॉइंट को फिक्स कर सकती हूँ। एंड इन फैक्ट फोटो परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए, देखो पुट कर रहा है लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं अब y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी -7, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस फिजिबल हैं एज पर द कंडीशंस, और एक केस में y कोऑर्डिनेट 7 आ रहा है, दूसरे केस में y कोऑर्डिनेट -7 आ रहा है, ठीक है। इससे पहले कि हम कुछ और देखें, हम अपनी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अरे पहला ऑप्शन y कोऑर्डिनेट 7 और -7, बिल्कुल ठीक है, सिंगल आंसर MCQ, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एक फिगर गिवन है और यहाँ पर ये जो एंगल्स A एंड B है इनकी रेशियो अवेलेबल है, दैट इज 2:3, मतलब A:B इज इक्वल टू 2:3, राइट। तो आपको एंगल C का मेजर निकालना है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो दिस एंगल प्लस दिस कंप्लीट एंगल is equal to 180 degree, right? Because both of them will form a linear pair. और यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल कैसे बन रहा है, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आपको पता है कि A:B किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। तो अगर मैं A को 2x ले लूँ तो B कितना है, 3x है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2x plus 3x will be equal to 90 डिग्री। तो 5x equals to 90 डिग्री, तो x किसके बराबर आ जाएगा, yes, x will turn out to be 18 डिग्री, राइट। अब A आप निकाल सकते हो, 2 into 18 डिग्री, तो A turns out to be 36 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, these two angles are forming linear pair, that is A and C are forming linear pair। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो मतलब 36 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से C आपके पास आ जाएगा कितना, 144 डिग्री, which is your answer। Question number 21. The value of 99 square minus 98 square is, right? अब ये क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो यहाँ पर मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगती नजर आ रही है, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगी, आई कैन राइट दिस एज 99 प्लस 98 इंटू 99 माइनस 98, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 197 इंटू 1। तो अल्टीमेटली आंसर टर्न्स आउट टू बी 197। क्वेश्चन नंबर 22. Find the measure of an angle whose measure is 32 degree less than its supplement. So let the angle be x, so its supplement will be 180 minus x. अब according to this condition, angle that is x is 32 degree less than the supplement, right? तो यहाँ से आप सॉर्ट आउट करो तो आपके पास आ जाएगा 2x is equal to 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो यहाँ से 2x is equal to 148 डिग्री, तो x turns out to be equal to 74 degree. So required angle is 74 degree. Hence the answer. Question number 23. Question number 23 में फिगर गिवन है और AD जो है
वो एंगल बाइसेक्टर है ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। और आपको एंगल BAC दैट इज दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। अब यहाँ पर ये दो साइड लाइन्स भी इक्वल गिवन है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। इसके बियॉन्ड जो है, अगर आप ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल आ जाता है कितना, 110 डिग्री, राइट। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल दैट इज एंगल BAD, तो ये क्या होगा 110 डिग्री का हाफ, बिकॉज AD इज गिवन टू बी द एंगल बाइसेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री बाय 2 विच इज एक्चुअली 55 degree. So 55 degree is the correct answer for the question. So now I am going to discuss Delhi Public School Periodic Test 2. So here I am discussing the subjective paper, and first of all I am going to discuss the section A of the paper. So question number 1 is, without actually calculating the cubes, evaluate this. Right? सबसे पहले इसको मैं rewrite कर लेती हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 21 क्यूब प्लस -12 क्यूब प्लस -9 क्यूब। Now here I can see that 21 minus 12 minus 9 is actually 0, and we know that if A plus B plus C equals to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3AC। ये आइडेंटिटी हमें आती है, राइट। तो यहाँ पर A is 21, B is -12, C is -9, and we know that here A plus B plus C is turning out to be 0, so we can apply this identity। तो यहाँ से मैं इसको किसके बराबर लिख सकती हूँ, 3 into 21 into -12 into -9 using the identity, right। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 6804, which is the answer for the। Now question 2. Question number 2 क्या है, one angle of a triangle is 65 degree, find the remaining angles if their difference is 25 degree। अब अगर मैं इतनी स्टेटमेंट को पढ़ूं तो यहाँ पर गिवन है कि one angle of a triangle is 65 degree, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, और आगे की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें रिमेनिंग एंगल्स को निकालना है, राइट। तो मैं लेट कर लेती हूँ रिमेनिंग एंगल्स को, से दिस इज A एंड दिस इज B, राइट। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लग सकती है, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जब हम लगाएंगे तो आई विल गेट A plus B plus 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से A plus B आ जाएगा 115 डिग्री, राइट। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया इन A एंड B। अब फर्दर आपको रिमेनिंग एंगल्स के लिए डिफरेंस गिवन है 25 डिग्री, तो इट मीन्स यू आर गिवन दैट A minus B is 25 डिग्री। तो ये सेकेंड रिलेशन आ गया है इन A एंड B। तो अब इन दोनों को ले लो और साइमल्टेनियसली हम इनको सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो व्हाट आई डू, आई एड द टू रिलेशंस। तो यहाँ पर A plus A 2A plus B minus B cancel equals to what, 140 डिग्री। तो A किसके बराबर आ जाएगा, 70 डिग्री के बराबर। एंड यहाँ पर अगर मैं A की वैल्यू 70 डिग्री फीड कर दूं तो यहाँ से मैं देखूंगी B किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। Hence the answer. So now we will be discussing section B of the subjective paper. So section B, third question, express 3.65 bar in P by Q form. तो यहाँ पर इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो let x equals to 3.65 bar। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x equals to 3.65, 65, 65 and so on। अब देखो इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ 3.65 होता, फिर अगर इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना होता हम इजीली कर सकते थे, भाई यहाँ पर हम डिवाइड बाय 100 कर देते तो ये आपके पास 365/100 आ जाता,
p by q फॉर्म कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो नीचे 100 से डिवाइड करके p by q फॉर्म लिख दी। बट यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमें पता ही नहीं। अगर हमें पता हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो उतनी ही 10 की पावर रखते हुए हम डिवीजन कर देंगे और p by q फॉर्म अटेन हो जाएगी। बट सिंस यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमें पता नहीं है, तो इट मीन्स कि मुझे डेसिमल के बाद वाले पार्ट को खत्म करना है, तभी ये दिक्कत खत्म होगी और p by q फॉर्म कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए व्हाट आई डू, मैं इस रिलेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 365.656565 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर वंस मैंने ये कर दिया, नाउ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस दैट इज 362 और डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो वैनिश ही हो गया। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया है 362 by 99. So answer. Question number 4. Find the value of a and b if root 3 minus 1 by root 3 plus 1 is equal to a plus b root 3. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो जब हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू root 3 minus 1 by root 3 minus 1 and this is further equal to a plus b root 3. अब यहाँ पर आपके पास बन जाएगा root 3 minus 1 का होल स्क्वायर और नीचे अगर आप देखो तो x plus y into x minus y वाली अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो इट इज एक्चुअली x square minus y square that is root 3 square minus 1 square। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फर्दर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब इसके आगे आप यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो इट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर दैट इज रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस y स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब यहाँ पर ये बन गया 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 एंड अल्टीमेटली आपके पास आ गया 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। Now you can compare and get the values of a and b. तो a किसके बराबर है 2 और अगर b की बात करें yes b किसके बराबर होगा -1। So got the values of a and b. Question number 5. Question number 5 में हमें coordinates of vertices of the rectangle निकालने हैं जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास गिवन है क्वेश्चन में और उसने कहा हुआ है कि वन वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज एट ओरिजिन। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना रखा है और सिंस वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन तो ये है वन वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। फिर वो कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि जो ये लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस का हुआ है ये यहां होगा, मतलब लॉन्गर साइड यहां लाई करेगी। ठीक है, तो आपका रेक्टेंगल किस फॉर्म का होगा ये, ठीक है, और इसके वर्टिसेस आपको निकालने हैं। अब यहाँ पर आपको लेंथ कितनी गिवन है 5 यूनिट्स, लॉन्गर साइड ही लेंथ होगी, ठीक है, और ब्रेथ आपको कितनी गिवन है 3 यूनिट्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं भाई, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिंस द पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है इसका, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा -5 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। इसके बाद अगर इस पॉइंट की बात करूं तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड ये कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट्स एंड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा -3। इसके बाद इसकी बात अगर हम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, so hence all the coordinates of the respective vertices got. Question number 6. Question number 6 में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू किस फॉर्म में लिख लेंगे, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे टू प्लॉट द ग्राफ। तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यूज प्लेस करेंगे और उन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली यहाँ प्लेस कर हम y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेंगे एंड आपके पास फिर 3 पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड देन यू विल ड्रॉ द ग्राफ। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा, फिर भी स्ट्रेट लाइन और कुछ इस पोजीशन में आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ग्राफ हो गया, उसके बाद वो कहता है व्हाट पॉइंट ग्राफ कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप ग्राफ से ही रीड करके निकाल सकते हो। आप देखोगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे 2, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे 0, -4, राइट। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और जो भी पॉइंट्स प्लॉट करोगे उनको कोऑर्डिनेट्स लिख के शो करना है। मतलब ग्राफ में जो भी चीजें नीडेड होती हैं वो सारी वहां पर मेंशन करनी है, इंटरवल्स बनाने हैं प्रॉपर। आई हैव जस्ट शोड यू अ डिपिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. If lines PQ and RS intersect each other at point O. So lines PQ and RS intersect each other at point O and angle POR and angle ROQ are in the ratio 5:7, यानी कि ये अगर 5x है तो ये कितना होगा 7x, राइट। तो आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब 5x + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो आपके पास 5x और 7x अचीव हो जाएगा x की वैल्यू फीड करके। फर्दर अगर आप इन दोनों एंगल्स पे ध्यान दो, दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दे विल बी इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी 5x होगा। अगर आप इन दोनों एंगल्स पे ध्यान दो, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये भी इक्वल टू वन अनदर होंगे, तो ये भी 7x होगा। तो ओवरऑल जब आप x की वैल्यू फीड कर दोगे तो सारे एंगल्स अचीव हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। These are the respective 4 angles. Question number 8. Question number 8 में फिगर गिवन है और यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है that is this relation, right? और हमें गिवन है कि bisectors of angles PQR and angle PRS meet at C, यानी कि इसका बाइसेक्टर कौन सा है QT और इसका बाइसेक्टर कौन सा है RT, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से मैं इंफरेंस निकाल सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, से बोथ आर इक्वल टू x। और अगर ये बाइसेक्टर है इस एंगल का तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल, से ईच इज इक्वल टू y, राइट। अब
मुझे तो ये रिलेशन प्रूव करना है। अगर ये रिलेशन प्रूव करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंगल QTR कहाँ पर है। मेरा एंगल QTR और एंगल QPR कहाँ पर है? दिस इज एंगल QPR। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स में हमें ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करें? देखो, सबसे पहले मैं ट्राइंगल PQR कंसिडर करती हूँ, PQR, और इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो दिस इज एक्टिंग एज द एक्सटीरियर एंगल। मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ एंड आई कैन राइट 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR, और ये मैंने कैसे लिखा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद बस आपके पास ये चीज आ गई। अब एंगल QPR की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 2y माइनस 2x। ठीक है, तो एंगल QPR तो इस रिलेशन से पिक्चर में आ रहा है। तो अब मुझे किसको पिक्चर में लेके आना है? एंगल QTR को। और एंगल QTR कौन से ट्राइंगल में है? ट्राइंगल QTR में। तो अब मैं कंसिडर कर लेती हूँ ट्राइंगल QTR। ठीक है, अब ट्राइंगल QTR के लिए भी अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दूं तो दिस एंगल इज वर्किंग एज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, so I can write y equals to x plus this angle, that is angle QTR. So again here I have used exterior angle property, right? और यहाँ से आपके पास एंगल QTR आ जाएगा कितना? y माइनस x, राइट। तो अब इस रिलेशन पे ध्यान देते हैं। इधर है एंगल QTR और एंगल QTR किसके बराबर है? अभी हमने निकाला y माइनस एक्स के बराबर, और इधर राइट हैंड साइड पे है हाफ एंगल QPR, तो इट मीन्स इट इज हाफ ऑफ 2y माइनस 2x। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? This is equal to y minus x. So ultimately we can see that left hand side is equal to right hand side. So hence the result is proved. Question number 9. If the polynomials this and this leave the same remainder when divided by x minus 3, then we have to find the value of a. So here I let tx is equal to ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx is equal to x cube minus 4x plus 8, right? अब इन पॉलिनॉमियल्स को हमने किससे डिवाइड करा? x माइनस 3 से। फिर कुछ रिमाइंडर आया, तो वो रिमाइंडर कैसा आया? इन दोनों केसेस में सेम आया, राइट? तो अगर मैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इन दिस केस देखूं, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ 3। सिमिलरली अगर मैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फॉर व्हेन qx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देखूं, तो वो कितना होगा? q ऑफ 3, और दोनों ने सेम रिमाइंडर लीव किया है, तो इसका मतलब P of 3 is equal to Q of 3। अब P of 3 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x की जगह पे 3 फीट कर देंगे। Q of 3 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x की जगह पे 3 फीट कर देंगे, राइट? तो आपके पास P of 3 आ जाएगा 27a plus 41 और Q of 3 आपके पास आ जाएगा 15 plus a। इनको इक्वेट कर दो तो यहाँ से you will get the value of a and it turns out to be -1. Question number 10. Question number 10 is actually the theorem of the NCERT book. अब यहाँ पर अगर इसका प्रूफ करना है, so here a triangle is given. तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। Say I name it as ABC. Then it is given that the triangle has equal sides, right? So say मैं ले लेती हूँ कि AB equals to AC in this triangle, राइट? और हमें प्रूफ क्या करना है
कि angles opposite to equal sides of the triangle are equal. Angles opposite to these sides are equal prove करना है. तो इसका मतलब we need to prove that angle B is equal to angle C in this case. Right? तो अगर मुझे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए आई डू अ कंस्ट्रक्शन. मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लेती हूँ. ठीक है, एंड से दिस पॉइंट इज B. राइट, अब ये एंगल बाइसेक्टर बनाया है इस एंगल का, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन. राइट, अब अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स देखूं तो आई क्लेम दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. कैसे भाई, ये तो कॉमन साइड लेंथ हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स की, ये दोनों एंगल्स इक्वल, फर्दर AB इक्वल्स टू AC इक्वल गिवन. तो थ्री कंडीशंस मिल गई एंड वी कैन से बाय SAS the two triangles are congruent to each other. And in fact अगर मैं congruency statement लिखूं तो I can write triangle ABD is congruent to triangle ACD by SAS criterion of congruence. और वंस ये आ गया तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि एंगल ABD is equal to angle ACD. How? By CPCT. So angle ABD means this angle ACD means this angle. Hence, प्रूव हो गया जो प्रूव करना था. Yes, it's done. So angles opposite to equal sides of a triangle are equal. So now we'll be discussing question number 11. Find the area of a triangle whose perimeter is 450 meters and its two sides are 195 meter and 180 meters. Calculate the altitude of triangle corresponding to its shortest side. तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है. अब यहाँ पर उसने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने को बोला है जिसका पेरीमीटर अवेलेबल है और टू साइड लेंथ अवेलेबल है. राइट, तो अगर यहाँ पर मैं थर्ड साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल निकाल लूं और सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल निकाल लूं तो इजिली हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. राइट, क्योंकि मुझे पता है कि हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आता है. आई नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S minus A into S minus B into S minus C, where S represents the semi-perimeter of the triangle and A, B, C represent the side lengths of the triangle. Right? तो यहाँ पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लें. तो पेरीमीटर अगर 450 मीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ मीन्स 225 मीटर. ठीक है, अब मुझे थर्ड साइड लेंथ भी निकालनी थी. वो कैसे निकालूंगी, भाई थर्ड साइड will be equal to perimeter of the triangle, that is 450 meters, minus the two side lengths, 195 meters minus 180 meters, so that is 75 meters turns out to be the third side length. Right, तो अब मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल हो गई हैं और ये इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ही है. तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ. तो आई पुट द वैल्यूज. S की जगह क्या आ जाएगा, 225, बिकॉज S रिप्रेजेंट्स द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. देन और थर्ड साइड लेंथ इज 75. तो आपके पास ये आ चुका है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाता है 6750 मीटर स्क्वायर. राइट, तो इतना क्वेश्चन तो आपका हो चुका है. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स शॉर्टेस्ट साइड. अब शॉर्टेस्ट साइड की बात हो रही है तो एक ये साइड लेंथ है, एक ये साइड लेंथ है और ये साइड लेंथ अभी हमने निकाली है. तो इसमें से शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, 75 मीटर्स वाली. ठीक है, इसका हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा
राइट, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर से मैंने ये ट्राइंगल ले लिया है तो यहाँ दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और इन दिस केस इसका मेजर 75 मीटर्स है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड दैट इज ये लेंथ मुझे निकालनी है। से दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय h। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो मैं ऑलरेडी निकाल ही चुकी हूँ एंड आई नो वन मोर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें ऑल्टीट्यूड भी पिक्चर में आता है। कौन सा? आई नो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड गिव्स मी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हाफ इंटू, अब बेस यहाँ पर किसको लेंगे? शॉर्टेस्ट साइड को, इंटू ऑल्टीट्यूड ये वाला जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड लेना है, दैट इज वी हैव टेकन इट एज h एंड दिस इज द एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल और वो कितना है? 6750 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपके पास h आ जाएगा 180 मीटर and in fact altitude of the triangle corresponding to its shortest side is 180 meters. Done. So now we are going to discuss section D, question number 12. यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, draw a rough model of the city on your sheet representing the roads of the streets by single lines. अब ये रफ मॉडल अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं ये रफ मॉडल ड्रॉ कर सकती हूँ। इनफैक्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही ये रफ मॉडल ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब देखते हैं कि रफ मॉडल मैंने कैसे ड्रॉ किया। यहाँ पर सबसे पहले गिवन है कि सिटी हैव 2 मेन रोड जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, और ये 2 रोड जो हैं दे आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and east-west direction. So here are the 2 roads, one along the north-south direction and the other along the east-west direction. Right? इसके बाद वो कहते हैं कि all other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. तो हमें ये सारी streets नजर आ रही हैं, these streets parallel to this road and these streets parallel to this road and इन सारे streets के बीच में आप देख रहे हो कितना डिस्टेंस है? 200 meters. इसके बाद हमें गिवन है there are 5 streets in each direction. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हम देख रहे हैं 5 streets are there, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हम देख रहे हैं 5 streets are there. अब 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेते हुए हमें ये रफ मॉडल तैयार करना था एंड वी हैव गॉट इट, राइट। इसके बियॉन्ड फर्दर वो कहते हैं कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर क्रॉस स्ट्रीट की बात करें, से मैं एक स्ट्रीट ये वाली ले लेती हूँ विच इज रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक स्ट्रीट ये वाली ले लेती हूँ विच इज रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो क्रॉस स्ट्रीट कौन सी होगी इस केस में? दिस इज द क्रॉस स्ट्रीट, राइट। नाउ क्रॉस स्ट्रीट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि अगर सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले लें हम, तो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात करिए, फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात करिए, तो यहाँ पर दे मीट एट सम क्रॉसिंग, ठीक है, कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ। एंड इन फैक्ट इस क्रॉस स्ट्रीट को हम कैसे कॉल करेंगे? ऐसे। तो मीन्स इसको कैसे कॉल करेंगे? एज 2, 5, राइट। तो इतना तो जाना है। अब using this convention, find, first part of the question is, how many cross streets can be referred to as 5, 2? ठीक है। अब
कितने क्रॉस स्ट्रीट को आप रेफर कर सकते हो एज 5,2। अब अगर किसी क्रॉस स्ट्रीट को हम 5,2 रेफर करेंगे तो इसका मतलब जो 5th स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंगे और जो 2nd स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंगे एज पर दिस कन्वेंशन, राइट। तो डेफिनेटली आपका जो 5,2 है वो कहाँ आएगा, 5th स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग, 2nd स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो here will be 5,2, right, and this is a unique point, right. So how many cross streets can be referred to as 5,2? Only one cross street, ठीक है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो गिवन था that was find the distance between cross street 3,1 and 3,4। अब सबसे पहले मुझे क्रॉस स्ट्रीट मार्क करनी पड़ेंगी ऑन दिस मॉडल। तो यहाँ पर 3,1 अगर मेरे को लेना है तो इसका 3rd स्ट्रीट along north south direction and 1st street along east west direction. So here is 3,1। फर्दर अगर 3,4 लेना है तो यहाँ पर 3,4 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर फॉलोइंग द सेम कन्वेंशन, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों क्रॉस स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 200 मीटर plus 200 meters plus 200 meters. So distance is 600 meters. Right? Next question. Part 3. Part 3 is give the equation of two lines passing through 2,5. How many more such lines are there and why? ठीक है। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,5, राइट। तो यहाँ पर सिंस इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस, so I need to have x axis and y axis। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ x axis, राइट, और इसको मैं ले लेती हूँ y axis, राइट। So here this is the origin। अब मैं 2,5 पॉइंट से जो लाइंस पास कर रही हैं अगर उनकी इक्वेशन लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशंस विल बी x equals to 2 and y equals to 5, राइट। इसके बाद हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, भाई इससे पास होने वाली और कितनी लाइंस हो सकती हैं, भाई एक तो ये थी जिसकी इक्वेशन ये लिख दी, एक ये थी जिसकी इक्वेशन ये लिख दी, अब और कितनी लाइन हो सकती हैं, भाई इंफिनिटली मैनी। Why? Because through a point infinitely many lines can pass, hence that।